हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला चैनल पर। और आज हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे इंग्लिश का। फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला आप सभी का, बहुत सारे बच्चों को बहुत मज़ा आया पढ़ के, चीज़ें याद करने के तरीके मिले। तो हम लोग अपने सेशंस को इसी तरह से स्टार्ट रखेंगे। पहले एक सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जो भी रूल्स हैं उनका एप्लीकेशन, उनको याद रखने का तरीका। और सेकंड सेशन में हम उनका एप्लीकेशन देखेंगे। और सारे वही रूल्स का एप्लीकेशन नहीं होगा, मैं मिक्सअप आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि वर्ब पे होंगे। थोड़ा बहुत उनमें ऊपर नीचे होगा, कुछ वर्ब से रिलेटेड होंगे, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे से स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने क्वेश्चन है, सभी लोग साथ ही साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलना। आपके अकॉर्डिंग क्या एरर है उसको चेक करना है, और फिर मैं यहाँ पर एरर डिस्कस करूंगा कि क्या एरर है, क्या करेक्ट होना चाहिए था और क्या इसमें गलती है। ठीक है, पहला है आपके सामने क्या लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज एंड विल फेस आर द आउटकम्स ऑफ सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप वो चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको ऐसा कोई वर्ड मिले जो एकदम नया हो, जिसकी मीनिंग आपको पता ही ना हो, तो आप एक बात याद रखना कि जनरली, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जनरली उसमें एरर नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपको सेवियर्स या आपको ऐसा लग रहा हो कि लास्ट लाइन में एरर है, तो वहां एरर नहीं है। मैक्सिमम केसेस में एरर जो होती है वो वर्ब में होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हमें मिला हैज एंड विल। तो हैज एंड विल ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं, और सभी हेल्पिंग वर्ब अपने अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स को यूज करती हैं। हैज के साथ क्या आता है, आप कहोगे सर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फेस विल के साथ क्या आता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल फेस तो करेक्ट है, लेकिन क्या हैज फेस होगा? फेस मतलब उसने सामना किया, तो फेस नहीं होगा यहाँ पर होगा फेस्ड, उसने सामना किया, फेस्ड होना चाहिए। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड, यानी कि एरर कहां पर है, द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री दैट हैज फेस्ड, यहां पर फेस्ड यूज होना चाहिए था। अगर यहां पर सेम वर्ब होती, कोई ऐसी वर्ब होती जिसकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती, तो ये करेक्ट रहता। लेकिन क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं है, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और एरर कहां पर आएगी, इस पार्ट में एरर होगी। ठीक है, हैज फेस्ड होना चाहिए, करेक्ट है। तो पहले में आपको समझ में आ गया कि दो हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो उनके अकॉर्डिंग, दोनों के ही अकॉर्डिंग वर्ब की करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए। देखो सेकंड एग्जांपल से आपको ये चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। कैसे? देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, द कंट्री वाज एंड विल बी कंसीडर्ड ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। अब यहां पर देखो, यहां पर वर्ब की दो फॉर्म्स क्या क्या है, एक है वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाज, एक है वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। दोनों ही जो है वो पैसिव का सेंस देना चाह रही हैं। पैसिव में क्या होता है, आपकी वर्ब की कैसी होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो वॉज द कंट्री वॉज कंसिडर्ड, कंट्री वॉज के साथ भी कंसिडर्ड आएगा और विल बी कंसिडर्ड आएगा, विल बी के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दोनों ही पैसिव सेंस में आ रहे हैं, पैसिव वॉइस में हैं दोनों सेंटेंसेस। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, द कंट्री वॉज कंसिडर्ड एंड विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा है, नो एरर है, यहां पर कोई भी एरर नहीं है। सेकंड सेंटेंस करेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में आपको एरर समझ में आई, हैज के साथ अलग एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए। तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सभी लोग साथ ही साथ अटेम्प्ट करते चलो, आपके अकॉर्डिंग क्या एरर है आप उसको, बात को अपनी रखो, ताकि और लोगों में भी अगर वो डाउट हो तो वो क्लियर होता जाए। ठीक है, सेकंड है आपके सामने, सेकंड स्लाइड में हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजरस टू अवर सोसाइटी। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब भी थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर यूज हुआ मस्ट। मस्ट क्या है, आप लोग मॉडल्स पढ़ते हो, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, कैन हो गया, ऑट हो गया, मस्ट हो गया, ये सभी क्या है, मॉडल्स है। मॉडल्स के साथ क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सबसे पहली चीज क्या है, मॉडल्स के साथ हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर देखो हेल्ड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एक एरर तो यहीं पर आपको सीधे से दिख गई। देखो क्या इसके आगे सब कुछ सही है, तो आप कहोगे यू मस्ट नॉट होल्ड। होल्ड मतलब क्या, आपको उन लोगों को जो डेंजर्स हैं, क्या है, डेंजर्स हैं अवर सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी के लिए जो खतरा है, ऐसे लोगों को यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई स्टीम,
उन्हें हमें ज़्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए। हाई स्टीम, स्टीम मतलब ज़्यादा उनको सम्मान नहीं देना चाहिए, ज़्यादा उनको सम्मान में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर क्या है डेंजर्स टू अवर सोसाइटी। बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कई और ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको अगर सेंस समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन में एरर भी दिख जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। अब इसमें बहुत एक एरर आती है, लेकिन एरर आती कैसे है, वो आती है बीइंग से। अगर आपका यही सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट होता कि बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, तो यहां पर क्या है बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, इसका मतलब क्या होता है, बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। अगर सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो जहां से सेंटेंस इसके आगे स्टार्ट होता है, जो सेंटेंस को सब्जेक्ट सबसे पहला मिलता है वो सेंटेंस उसे ही अपना सब्जेक्ट मान लेता है। तो यहाँ पर उसको एक आपको सब्जेक्ट दे दिया गया है इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, तो यहाँ पर उसके बाद सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको यहाँ पर कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैंने बहुत पढ़ रखा है इट बीइंग ए रेनी डे, तो इसमें एरर नहीं है, यहाँ तक पार्ट में कोई एरर नहीं है। इसके आगे देखो क्या है, यू मस्ट, अभी मैंने आपको बताया मॉडल्स के बारे में, मॉडल्स में मस्ट भी एक आता है, तो मस्ट के बाद क्या आती है, मस्ट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल्स है यू मस्ट थिंक, यहां पर क्या आ जाएगा मस्ट थिंक ऑफ, ठीक है। थॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, उनको आपको याद रखना है। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मॉडल्स आप थोड़े बहुत आप देखोगे बुक्स में आपको जनरली मिल जाएगा, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ये चीजें याद रखनी है। जब भी आपको मॉडल दिखे तो आप उसके आगे देख लो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है। सबसे पहली एरर तो आपको यहीं से मिल जाएगी। इसके आगे आप चेक करोगे यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग, तो आगे का सेंटेंस पूरा करेक्ट है। एरर कहां पे मिल गई, यू मस्ट थिंक के बाद, ठीक है, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स विच वर एक्सप्लेन टू हिम बिफोर द प्रोग्राम। अब देखो इसमें क्या कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। यहां पर एक ये यूज होता है अबाइड बाय, देखो अबाइड बाय ऑल द रूल्स, और अबाइड के साथ विथ भी लगता है, बट विथ किसके सेंस में लगता है, समवन के सेंस में, ठीक है। कोई पर्सन हो उसके अबाइड विथ, किसी के रूल्स का पालन करो या फिर किसी के साथ में मतलब किसी के अकॉर्डिंग रहो, ठीक है, इसका ये सेंस रहता है अबाइड का विथ। और इसी तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लाई विथ, कॉम्प्लाई का विथ का सेंस आता है और अबाइड का बाई का। जनरली अगर रूल्स का यूज होता है तो अबाइड का साथ बाई लगेगा, यहां पर अगर इस जगह पर अगर विद लगा होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। अगर यहां पर बाई की जगह विद लगा होता तो रूल्स नहीं आता, यहां पर क्या है अबाइड विथ समवन, यहां पे कोई एक पर्सन होना चाहिए। अबाइड विथ समवन, अबाइड बाय समथिंग, अबाइड बाय समथिंग, यहां पर किसी रूल्स के अकॉर्डिंग, किसी चीजों के अकॉर्डिंग रहना, तो अबाइड बाय समथिंग्स ये करेक्ट है। लेकिन अगर यहां अबाइड विद लग जाता तो वो गलत होता। इसी तरह से कंप्लाई विद रहता है, कंप्लाई विद रूल्स। आपको ये चीजें याद रखनी है कि अबाइड के साथ बाय लगेगा जब आगे रूल्स है, या फिर समथिंग है, समथिंग के साथ अबाइड बाय और कंप्लाई विद। इसी तरह से और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स विच वर एक्सप्लेन टू हिम बिफोर द प्रोग्राम, प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो भी रूल्स राजन को बताए गए थे उसने क्या किया, उनका पालन किया। तो ये सेंटेंस पूरा करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नो एरर इसमें है, ठीक है। ये दोनों ही टाइप आपको पता होने चाहिए, नो एरर वाले भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार नो एरर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसमें हम लोग कुछ ना कुछ एरर निकाल देते हैं। तो नो एरर की भी हम लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, he seated in the exam thrice but he always failed because he never took it seriously। अब देखो यहां पर क्या है, आप कहोगे कि he seated, यहां तक सब कुछ सही लगता है, लेकिन हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। seated, seated जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। he sat in the exam, वो क्या कहना चाह रहा है कि वो बैठा एग्जाम देने के लिए। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि वो एग्जाम देने गया, तो इसके लिए हम लोग गया बोलते हैं तो ही गेव द एग्जाम बोल देते हैं, जो कि गलत है। ही गेव एग्जाम नहीं होता है, कोई भी हम लोग एग्जाम देते नहीं है, एग्जाम हम लोग लेते हैं। इसको आप याद कैसे रखोगे कि हिंदी में हम लोग एक एरर हमेशा करते हैं क्या, कि ही गेव द एग्जाम,
हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम देने गए, इस तरह से हम लोग याद रखते हैं गेव द एग्जाम, और इस वजह से इसकी इंग्लिश क्या हो जाती है, बिल्कुल गलत हो जाती है। गेव द एग्जाम नहीं होता है, कोई भी आपने टेस्ट पेपर दिया नहीं, आपने क्या किया, टेस्ट पेपर लेकर के आते हो। इसको आप ऐसे याद रखो कि जब तक आपका ये नया एज आपका नहीं आया था, जब तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए थे, तब तक आप क्या करते थे, खाली हाथ जाते थे और एक पेपर ले करके आते थे। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम देने आते थे, ऑफलाइन जब भी एग्जाम्स होते थे, तो क्या होता था, आपको पूरा पेपर मिलता था। ठीक है, तो उस पेपर के फॉर्म में आप पेपर क्या करते थे, ले करके आते थे। तो यू टेक द एग्जाम, ठीक है, आपने क्या किया, ले लिया वो पेपर। तो जो भी आप एग्जाम है वो क्या करते हो, गिव नहीं करते हो, टेक करते हो। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना, इस पे भी एक एरर बनती है और पूछी जाती है एग्जाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ही सीटेड नहीं होगा, सैट होगा, तो ये इसकी एरर हो गई। नेक्स्ट क्या है, द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग। अब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हंग जब भी आए तो आप सबसे पहले तो इस पे फोकस करो कि हंग है मतलब कि टांगना। तो क्या क्रिमिनल को टांगा जाएगा, क्या क्रिमिनल को खूंटी पे टांग दोगे, नहीं, क्रिमिनल को खूंटी पे तो नहीं टांगेंगे, तो सर्टेनली बी हैंग्ड, यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा, सर्टेनली बी हैंग्ड, उसको क्या किया जाएगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा। बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन या ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस, क्योंकि उस पे जो चार्जेस लगे गए हैं। देखो, जब आप एक एरर आपको मिल जाए तो आप नई चीजें उस सेंटेंस से सीख सकते हो। ब्रॉट अपॉन हिम मतलब, ब्रॉट अपॉन मतलब कि उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, जो उस पे चार्जेस लगे हुए हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक एंड प्लंज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस। अब यहाँ पर एरर क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसमें तो सब कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं कहूँगा फिर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी। लास्ट क्लास में क्या था, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन। ओवरफ्लोन मतलब क्या, जो भी नदियां हैं वो बह गई कि उड़ गई, तो आप कहोगे नदियां तो बहती हैं, उड़ तो सकती नहीं है, तो मैं कहूँगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, यानी कि उड़ जाना। तो नदियां उड़ेंगी तो नहीं, ओवरफ्लोन तो ये गलत हो गया। ओवरफ्लोन मतलब कि उड़ तो नहीं जाएंगी, बहेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लो का थर्ड फॉर्म लाएंगे, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म इसकी भी क्या रहेगी, फ्लोड, तो इसके साथ ओवर लगा दोगे तो यहां पर क्या आना चाहिए, ओवरफ्लोड। वो क्या हो गई, एक्सेस में ओवरफ्लोड हो गई, उनमें बहुत ज्यादा जल का बहाव बढ़ गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोड देयर बैंक, देयर बैंक मतलब उनके किनारे, बैंक के दोनों सेंस आपको पता होने चाहिए, उनके किनारों को, एंड प्लंज्ड। देखो प्लंज का मतलब क्या होता है, डाइव करना या फिर प्लंज करना, कूदना, पानी में जैसे कूदते हो ना तो प्लंज करते हो, बहुत ही जोश के साथ जब आप प्लंज में प्लंज करते हो मतलब पानी में कूदना, तो प्लंज इन द वाटर मतलब पानी में आप कूदते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लंज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे गांवों को नदी ने क्या किया है, पानी में अपने साथ बहा ले गई, उसमें क्या किया, पानी में सबको कूदा दिया। पानी इतनी तेजी से ओवरफ्लो हुआ कि सभी जो गांव है, ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस, वो क्या हो गए, पानी में बह गए, साथ ही साथ इसमें बह गए। बात समझ में आ रही है, सभी एरर्स आपको समझ में आ रही है। अगर आपको किसी में भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट कर दो, मैं उसको वहां पर ही आपको सोल्यूशन उसका देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस हॉस्पिटल वॉज फाउंड बाय गायत्री ट्रस्ट फाउंडेशन। अब देखो इसमें क्या एरर है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस किया था। देखो एक होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब क्या होता है, आपकी कोई भी चीज खो गई है, आप उसको क्या करते हो, फाइंड करते हो, ढूंढते हो, और जब वो मिल जाती है तो आप क्या कहते हो, फाउंड, मतलब कि वो मिल गई। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब इसके बाद दूसरा एक वर्ड होता है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, यानी कि किसी भी चीज की स्थापना करना, किसी भी चीज को नींव रखना या फिर उसको स्टार्ट करना। तो जैसे इसमें लिखा गया है कि ये जो हॉस्पिटल है, क्या वो ढूंढा गया था, क्या वो कहीं खो गया था क्या, जो उसको ढूंढा गया, तो आप कहोगे नहीं, उसकी नींव रखी गई थी, उसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। वो किसने किया गया था, गायत्री ट्रस्ट फाउंडेशन ने उसको स्थापित किया था। तो यहाँ पर फाउंड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फाउंडेड, उसकी स्थापना करी गई थी।
करेक्ट है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एरर क्या होगी, फाउंडेड। हम लोग जैसे जैसे वर्ड्स को पढ़ेंगे वैसे ही वैसे एरर और उससे रिलेटेड एरर्स को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बीइंग ए रेनी डे। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिला, वहां पर आपको इट बीइंग ए रेनी डे मिल गया था, तो वो करेक्ट था। जब भी आपको इट बीइंग ए रेनी डे मिलता है वो बिल्कुल करेक्ट है, वहां तक कोई एरर नहीं होती है। कई बच्चे तो ये देखते हैं कि बीइंग लिखा है मतलब यही एरर हो गई, सीधे से ए पार्ट मार देते हैं, और ये कई बार सही रहता है, गलत नहीं होता है, एरर उसमें नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, बीइंग ए रेनी डे हरीश डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो जो भी ये सेंटेंस है, जो भी सबसे पहला सब्जेक्ट मिलता है उसे ही आगे लगा लेता है। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, हरीश, हरीश सब्जेक्ट आपको मिला तो हरीश को क्या करेगा, सबसे पहले लगा लेगा। तो हरीश बीइंग ए रेनी डे, क्या ये सही बैठ रहा है? तो आपको होगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, हरीश क्या बरसात वाला दिन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गई कि एरर हो गई, यहाँ पर एक करेक्ट सब्जेक्ट स्टार्टिंग में मौजूद नहीं है, एरर हो जाएगी इसी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में एरर आ जाएगी, ठीक है। इसके आगे क्या कह रहा है, बीइंग ए रेनी डे हरीश डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। तो ये किसने डिसाइड किया होगा, हरीश ने डिसाइड किया होगा। तो स्टार्ट में एरर है, बाकी सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्ट अगर इट से होता तो सेंटेंस पूरा करेक्ट होता। नेक्स्ट सेंटेंस को देखोगे आप तो बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है मतलब यही एरर है, अब बहुत सारे इसी में एरर लगा देंगे। तो अभी भी आपको एरर ऐसे नहीं लगानी है, आपको पढ़ना है। बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, राम had no opportunity to finish his work। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट ढूंढता हुआ सेंटेंस चलेगा, और उसको अभी भी सब्जेक्ट नहीं मिला तो और आगे चलेगा, और एब्सेंट के बाद सब्जेक्ट मिला राम, तो वो क्या करेगा, राम को सब्जेक्ट अपना बना लेगा। तो देखो सेंटेंस पढ़ो, राम बीइंग वेरी ऑफन इल, राम क्योंकि अक्सर क्या रहता था, बीमार रहता था, और फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, और अक्सर स्कूल नहीं जा पाता था, या जहां भी जाता था वहां नहीं जा पाता था, इस वजह से हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क, इस वजह से वो अपना काम फिनिश नहीं कर पाया। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है। देखो मैंने दो एग्जांपल इसीलिए आपको दिए जिसमें कि आपका ये जो डाउट होता है ना बीइंग वाला, ये क्लियर हो कि कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को आपको टैकल करना है। मैंने इट बीइंग में भी बताया कोई एरर नहीं है, बीइंग में मैंने दिखाया कि एरर किस तरह से बनती है, और किस तरह से बीइंग में एरर फ्री भी सेंटेंस हो सकता है, नो एरर सेंटेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है मिस साधना इज टीचिंग इन दिस स्कूल ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी आपको टाइम का रेफरेंस दिया जाता है, एक टाइम इंटरवल दिया जाता है, या फिर एक टाइम से बात करी जाती है, तो सेंटेंस कैसा होता है, परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। अगर बात अभी की करी जा रही तो प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर पहले की बात करी जा रही तो पास्ट परफेक्ट। तो ये कब से बात करी जाती है, 20 साल पहले से, लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से वो पढ़ा रही है। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इज नहीं हो जाएगा, हैज बीन, या फिर इस तरह से परफेक्ट में जाएगा। इज तो रॉन्ग हो जाएगा, इज गलत हो जाएगा। तो एरर किस पार्ट में है आप समझ जाओगे कि इस पार्ट में एरर है। देखो जनरली बच्चे कैसे याद रखते हैं कि जब भी सिंस या फॉर मिलता है, जब भी सिंस या फॉर मिलता है, आप देखते हो कि जो स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। तो जब भी यहाँ पर सिंस या फॉर हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि टाइम इंटरवल या फिर टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, वहां से भी अगर चीजें हैं तो भी आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस कैसा हो जाएगा, परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें एरर कहां पर हो जाएगी, इज टीचिंग में आपकी एरर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर I would give you advice on the matter। अब देखो ये सेंटेंस कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पर if you had told me before I would give you advice on the matter, इसका क्या सेंस होगा, क्या कहना चाह रहा है। देखो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आपको याद रखना है। जैसे कि पहली चीज है, जब भी आपको if के साथ, जब भी आपको क्या मिल रहा है, if के साथ, अगर आपको if के साथ
इफ के साथ हैड मिलता है, इसका मतलब ये कैसे सेंटेंसेस हैं, इमेजिनरी। यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है, इसमें ऐसे तो कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है, बट अब आप इन चीज़ों को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे समझो। तो इफ़ के साथ हैड मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर तुमने मुझे ऐसा कर दिया होता, अगर मैंने ऐसा कर लिया होता, या फिर मैं ऐसा होता, इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता, आई वुड गिव यू एडवाइस ऑन द मैटर, तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं तुम्हें क्या करता, एडवाइस देता उस मैटर पे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी ये इफ़ यानी कि कैसे इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस में जनरली आपको दो ही टाइप मिलेंगे, वो दोनों टाइप आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इफ़ के साथ अगर आपको इफ़ के साथ हैड मिलता है तो आने वाला जो सेंटेंस होगा, जो सेकंड क्लॉज होगा, उसमें वुड हैव मिलना चाहिए, ये होना ही चाहिए। इसके बारे में आपको कुछ भी सोचना नहीं है, कोई भी सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए। अगर इफ के साथ हैड लगा तो वुड हैव आना ही है, वुड हैव आपको होना ही चाहिए वहां पे। इफ के साथ हैड है तो वुड हैव होना चाहिए। और अगर यहाँ पर इफ के साथ वर लगा है, जैसे कि आपका सेंटेंस बनता है कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो अगर यहाँ पर बोला जाता है कि इफ के साथ अगर वर लगा हो, इफ के साथ अगर वर लगा हो तो यहाँ पे सिंपल सा एक वुड आता है, ठीक है, एक सिंपल सा आपका वुड रहेगा, वुड हैव नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर वुड है, अगर यहाँ पर वुड है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए, तो इमेजिनरी सेंटेंस करेक्ट होता। लेकिन अगर यहाँ पर हैड है तो आगे आने वाले सेंटेंस में वुड हैव होना चाहिए, ठीक है, वुड हैव होना चाहिए। तो एरर यहाँ पर किस में आएगी, सेकंड में। हम लोग जनरली इसको करेक्ट मानते हैं और इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट को हम लोग करेक्ट करते हैं, उसकी एरर को डिटेक्ट करते हैं, उसमें एरर हम लोग बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कोट वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, वो क्या हुआ था, भीग गया था। ड्रेंच मतलब क्या, भीग जाना, ड्रेंच्ड बोला गया है रेन में, मतलब कि बारिश में भीग गया था। आई हैंग्ड इट ऑन द हुक, मैंने क्या किया, इसको फांसी पे लटका दिया, किसके थ्रू, हुक के थ्रू। हैंग्ड मतलब क्या, फांसी पे लटका देना, हैंग की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हैंग नहीं होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, हंग हो जाएगा। देखो इस पे बहुत सारे सेंटेंसेस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस वजह से ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंसेस क्या एरर्स हैं। देखो, नाइदर डिड ही सेंड मी द पेमेंट नॉर डिड ही राइट टू मी अबाउट इट। देखो, ना तो उसने मुझे क्या किया, अब देखो यहाँ पर होता है इन्वर्जन। जब भी आपका ये नाइदर या इस तरह का सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो ये जो वर्ब होती है ना, ये वर्ब ये क्या होती है, आपके सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो ये क्या है, नाइदर डिड ही। अब यहाँ पे असल में क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, नाइदर डिड ही सेंट था, क्वेश्चन में क्या था, सेंट था। इसको टाइप करते हुए मैंने क्या किया, सेंट की जगह पर सेंड लिख दिया, और ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। जबकि एग्जाम में क्या पूछा गया था, नाइदर डिड ही सेंट मी द पेमेंट नॉर डिड ही राइट टू मी अबाउट इट। मतलब उसने यहाँ पर सेंट था, और सेंट एरर है, सेंट नहीं होना चाहिए, करेक्ट क्या होगा, सेंड होगा। क्योंकि डिड है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर यहाँ पर यूज हो गई है, तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गई है, अब इसके साथ आपको क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। नाइदर डिड ही सेंड मी द पेमेंट नॉर डिड ही राइट टू मी अबाउट इट। ना तो उसने मुझे भेजा पेमेंट और ना ही उसने मुझे उसके बारे में कुछ भी बताया, ठीक है। नाइदर डिड ही सेंड मी द पेमेंट नॉर डिड ही राइट टू मी अबाउट इट। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आपके सेंटेंस में नाइदर यूज होता है तो उसके आगे नॉर भी एक यूज होता है, ठीक है। और इसके साथ जो वर्ब लगती है वो सेम वे में लगती है जिस तरह से नाइदर के साथ लगी होगी। तो देखोगे आप यहाँ पर कि सेम वे में लगी हुई है, नाइदर के साथ भी डिड आया, नॉर के साथ भी डिड आया, मतलब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, इसमें नो एरर का पार्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फॉर सच अ हेनस क्राइम ही शुड बी हंग। अब देखो यहाँ पर फिर से एरर क्या हो जाएगी, सीधे से आप बोलोगे यहाँ पर एरर हो जाएगी हैंग। इतने बुरे क्राइम के लिए उसको क्या है, लटका देना चाहिए था, ठीक है, फांसी पर लटका देना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज इन्वेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन। बहुत सारे लोगों को इसमें कोई एरर नहीं दिखेगी, करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, इन्वेंट करना और डिस्कवर करना, ये दो वर्ड हैं, इन्वेंट और डिस्कवर। इसमें अक्सर करके बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो आप एक चीज याद रखो, डिस्कवर का मतलब है खोजना, कोई भी चीज जो प्रेजेंट है और हम लोग क्या करते हैं, उसको खोजते हैं। जैसे कि कोई भी कंट्री है,
कोई भी कंट्री क्या इन्वेंट नहीं करी गई। जैसे कि आपको बोला जाता है कि अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय या इन्वेंटेड बाय, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अमेरिका हमेशा से एक जगह पर प्रेजेंट था, लेकिन जो भी उसका फाउंडर था, जिसने भी उसको डिस्कवर किया था, खोजा था, वो उसने क्या उसको बना थोड़ी दिया था, वो वहां पर प्रेजेंट था। उसने क्या किया, बस उसको वहां पर पाया उसने कि वहां पर है, उसने उसको क्या किया, डिस्कवरी करी, उसको खोज निकाला कि हाँ ये चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वो ऐसा थोड़ी है कि आपको आइजैक न्यूटन जब तक नहीं मिले थे तब तक सेब जब छूटता था तो ऊपर की तरफ चला जाता था, ऐसा तो नहीं था। सेब हमेशा से नीचे आता था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा से प्रेजेंट था। बस आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, उसको इन्वेंट नहीं डिस्कवर किया था। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि अच्छा ऐसा होता है, इस वजह से उन्हें ये चीज पता चली, ठीक है। उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, लेकिन कोई भी मशीन है या फिर बल्ब है, बल्ब कभी भी प्रेजेंट नहीं था, उसको खोद करके नहीं निकाला कि वो कहीं पर छुपा हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुई, उसको क्या किया गया, इन्वेंट किया गया। आपकी मोटर है, आपके पास जितने भी जो भी हम लोग यूज करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी क्या किया गया, इन्वेंट किया गया, उसे किसी ने पहली बार बनाया। लेकिन ये जो लॉ है या फिर कोई भी कंट्री है या फिर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आप थोड़ा सा उनके बारे में सोचो कि क्या ये पहले से प्रेजेंट थे या नहीं, तो लॉज जनरली क्या है, सभी पहले से प्रेजेंट हैं, प्रकृति में सभी यूज होते रहे हैं। आपको बस क्या करना है, उन्हें डिस्कवर करना है, उन्हें खोजना है, ठीक है। इन्वेंट का मतलब क्या, उन्हें बनाना, जो पहले से प्रेजेंट नहीं है, कोई नई चीज। इन्वेंट हम लोग क्या करते हैं, किसी नई चीज को करते हैं, और डिस्कवर क्या करते हैं, जो चीजें पहले से ही प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। When we reached the station, the train left the platform. अब इसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं और आपका जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको जनरली क्या होता है, आपको जनरली दो वर्ब्स मिलती है जो कैसी होती है, पास्ट में होती है। इसमें देखो आपको ये चीज समझ में आ रही हो कि जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुंचे, ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। यहाँ पर हमें चीजें समझ में आ गई हिंदी में क्या है, बट इंग्लिश में एरर नहीं समझ में आती। तो मैं आपको एक रामबाण इलाज बता रहा हूँ इस चीज का, आप इसको अगर याद रखोगे तो आप ये चीजें कभी भी नहीं भूलोगे। देखो एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वर्ब रही होगी जो पहले हुई होगी, और एक वर्ब होगी जो बाद में हुई होगी, थोड़ा सा बाद में, एक वर्ब थोड़ा सा पहले। तो ट्रेन जो होगी वो पहले ही छूट गई होगी, उसके बाद हम लोग पहुंचे होंगे और हम लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए होंगे। When we reach the station, the train left the platform. जब हम लोग जब तक पहुंचे होंगे, ये जो ट्रेन होगी ये पहले जा चुकी होगी। तो जो भी काम पहले हुआ होगा, वो कैसा जाएगा, पास्ट में तो रहेगा ही, पास्ट के साथ परफेक्ट में भी चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जो भी काम पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और जो काम थोड़ा सा बाद में हुआ होगा, थोड़ा सा जो बाद में हुआ होगा वो कैसा, सिंपल पास्ट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। और यहाँ पर सिंपल सी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। जो काम थोड़ा सा पहले हुआ होगा उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और जो काम थोड़ा सा बाद में हुआ होगा तो उसमें क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब आप इस सेंटेंस को फिर से पढ़ो कि व्हेन वी रीच द स्टेशन, हम लोग बाद में स्टेशन पहुंचे होंगे, ट्रेन पहले ही जा चुकी होगी। तो यहां पर क्या गड़बड़ी है, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दो जब भी आपकी वर्ब्स आएंगी तो आपको क्या याद रखना है, जो पहले वर्ब घट रही है, जो भी काम पहले हो रहा है उसके साथ आ जाएगा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हो रहा है, दो काम है दोनों पास्ट में हो चुके हैं। हम लोग गए और वो ट्रेन जा चुकी थी, हम लोग गए पास्ट में, हम लोग गए थे लेकिन ट्रेन जा चुकी थी, दोनों ही काम पास्ट में है। तो जो काम बाद में पास्ट में है उसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो चीज पहले हो चुकी होगी वहां पर क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। बात समझ में आ गई? अब सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा और आपको जान जाओगे कि एरर कहां पर है, इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉफ्ट सिल्की एंड सूदिंग आर द वॉइस ऑफ दिस गर्ल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का छोटा सा मैं आपको यूज सिखाता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बोला था क्या, कि आपको ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट है कहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना है। अब देखो कई लोग ऐसा देखेंगे कि सॉफ्ट सिल्की एंड सूदिंग, तो इसके साथ आर करेक्ट है, लेकिन ये आर है क्या, बता क्या रहा है, आर द वॉइस
ऑफ दिस गर्ल, एक गर्ल की वॉइस के बारे में बता रहा है। तो वॉइस कैसा है, आप वॉइस को तो काउंट नहीं कर सकते हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो ये क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा। यहाँ पर आर इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इज, ठीक है। क्योंकि राम, श्याम एंड मोहन जब कहीं जाते हैं तो हम लोग आर लगाते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ब है ना, इस सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तो आप कहोगे सूदिंग आर द वॉइस ऑफ दिस गर्ल, वॉइस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग जब आप वर्ब देखोगे तो क्या हो जाएगी, इज, इज, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वी लाइड इन द सन ऑल संडे मॉर्निंग। अब यहाँ पर ये आपको खुद से करेक्ट करना चाहिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि लाई, लाइड, लाइड ये क्या होता है, झूठ बोलना। तो इसका ये मतलब तो कहीं से भी नहीं निकल रहा है कि हम लोगों ने पूरे संडे दिन भर क्या किया, झूठ बोला, कस के दम से झूठ बोला, ऐसा तो सेंस नहीं निकलेगा। थोड़ा सा सेंस इसका क्या निकल सकता है, वी लाइड इन द सन, धूप में क्या कर रहे थे, लेटे रहे, पूरे दिन धूप में क्या किया, सुस्ताया हमने, ठीक है, सुस्ती करी, अपन ने रेस्ट किया, लेटे रहे। तो लाई यहाँ पर पहला वर्ब, हम लोग लेटे रहने का वर्ब क्या होती है, लाई होती है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, ले, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेन। लाई, ले, लेन, लेटे रहने के सेंस में लाई, ले, लेन आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर पास्ट की बात करी जा रही तो यहाँ पर लाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, ले आ जाएगा। वी ले इन द सन ऑल संडे मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला क्या था, वो भी आपको याद रखना है, ले, लेड, लेड, ठीक है। इसका यूज क्या था, मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके यूजेस भी बताए। तो जब भी आप इन चीजों को पढ़ो तो कंपेयर करके चलोगे, आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, समझते हैं चीजों को। क्या बोल रहा है, only one dispute has been settled and others left to both the parties to settle। अब देखो यहाँ पे फिर से आप ध्यान से पढ़ना, जब भी ये जो एंड आता है ना, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के पर्पज से। जब भी आपको एग्जाम में एंड मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एंड को आप कभी भी कम मत समझना, ये मत समझना कि एंड है और कोई इसका खास यूज नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी एंड से दो वर्ब्स, दो हेल्पिंग वर्ब्स जुड़ी होती थी, जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीट में देखा था ना, देखो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लो क्लास को ही। हम लोगों ने क्या देखा था, हैज एंड विल फेस। तो हैज यहाँ पर क्या है, हैज आप कहोगे एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, और ये दोनों किससे जुड़ी हुई है, एंड से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी चीजें आएंगी। देखो यहाँ पर क्या है, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, सिर्फ एक डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, उसको सेटल कर दिया गया है। एंड अदर्स लेफ्ट, इसका क्या मतलब हो, आप कहोगे सर एंड था, एंड के साथ यहाँ पर जो सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग तो वर्ब मिल गई। यहाँ पर क्या है, ओनली वन, यानी कि एक की बात करी जा रही, उसके अकॉर्डिंग हैज बीन तो करेक्ट है। लेकिन जब यहाँ पर अदर्स की बात आई तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग वर्ब तो मिली ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब अदर्स के अकॉर्डिंग कहाँ पे मिली आपको, यहाँ तो, या तो बात ये होती कि दोनों के लिए सेम होती, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ पर है ओनली वन डिस्प्यूट और यहाँ पर कैसे है, अदर्स, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज बीन की तरह यहाँ पर भी आएगा हैव बीन, अदर्स हैव बीन लेफ्ट, ठीक है। यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जैसे ही आपका एंड लगा तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब थी वो तो करेक्ट थी, लेकिन एंड के बाद जो सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो करेक्ट नहीं है, तो अदर्स हैव बीन लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज, ठीक है। और जो बाकी डिस्प्यूट्स थे, जो बाकी मुद्दे थे जिन पे अभी झगड़ा हो रहा था, वो क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, बोथ द पार्टीज टू सेटल, वो उन्हीं पार्टियों को छोड़ दिया गया और वो अपने अकॉर्डिंग इसको सेटल करें। लड़ाई झगड़ा मारपीट जो करना है करो, एक ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, एक मुद्दा तो सुलझा दिया गया, बाकी मुद्दे पे उनको छोड़ दिया गया। डिस्प्यूट मतलब क्या है, जनरली वर्ड यूज होता है झगड़े के सेंस में, लेकिन मुद्दे के सेंस में भी यूज होता है कि किस मुद्दे पे बात हो रही है, ऑन विच डिस्प्यूट टॉक चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। अब देखो यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ लेस्ट, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसके आगे नॉट लगाने का कोई सेंस नहीं है, ये कैसा हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो लेस्ट और नॉट ये एक साथ यूज नहीं होते हैं, यहाँ पर नॉट को आपको हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या याद रखनी, लेस्ट के साथ हमेशा शुड या शैल ही यूज होता है, ये दोनों चीजें हैं, दोनों ही आपको एरर्स ध्यान रखनी है। लेस्ट के साथ शुड आपका आएगा या फिर शैल यूज होता है, ठीक है। बाकी आपका सेंटेंस करेक्ट है, सेड द फादर टू हिज सन हु वाज टेकिंग हिज MA एग्जामिनेशन।
अब देखो यहाँ पर क्या है, गिव नहीं है, यहाँ पर टेक है, मतलब ये कैसा है, करेक्ट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम आप क्या करते हो, देने नहीं जाते हो, लेने जाते हो। एग्जाम पेपर आप क्या है, घर लेकर के आते हो, ठीक है। तो टेकिंग होगा, टेकिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हेन आई शैल कम टू आगरा नेक्स्ट वीक आई शैल स्टे एट द ताज होटल। अब मैंने आपको देखो बहुत सारे रूल्स आज की क्लास में सिखाए, एक और रूल मैं आपको सिखाता हूं कि जब भी, अभी मैंने आपको बताया कि दो सेंटेंसेस हो दोनों पास्ट में हो, दो सेंटेंसेस हो दोनों पास्ट में हो, तो आप क्या करोगे, जो पुराना वाला सेंटेंस है जो पहले हो चुका होगा पास्ट में, उसके साथ आएगी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सेंटेंस उसके जस्ट बाद में हुआ होगा पास्ट में, उसके साथ आता है सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट में वर्ब की सिर्फ सेकेंड फॉर्म आ जाएगी और कुछ उसके साथ में नहीं आएगा। इसी तरह से आपको एक चीज याद रखनी है कि जब दो सेंटेंसेस हो, जैसे इसको आप पढ़ो, व्हेन आई शैल कम टू आगरा नेक्स्ट वीक आई शैल स्टे एट द ताज होटल। सेंस समझ में आ रहा है, हिंदी में हम लोग अगर इसका मतलब निकालें तो मतलब समझ में आ रहा है कि जब मैं आगरा जाऊंगा अगले हफ्ते तो मैं कहाँ पे रुकूंगा, ताज होटल में रुकूंगा, बहुत महंगी पार्टी है, खूब सारे पैसे हैं, ताज होटल में रुकने की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जब भी इस तरह का आपको सेंटेंस मिलता है जहां पर क्या है, दो सेंटेंसेस हैं, दोनों कैसे हैं, फ्यूचर में हैं, दोनों सेंटेंसेस आपके फ्यूचर में हैं, तो आपको क्या करना है, देखो एक सेंटेंस जो पहले होगा, आप पहले क्या करोगे, आगरा जाओगे, पहले आप आगरा जाओगे और फिर ताज होटल में रुकोगे, तो पहले जो सेंटेंस है उस पे आता है आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हो, और उसके बाद जो काम होगा, उसके बाद जो काम आता है वो होता है आपका फ्यूचर में, ठीक है। पहले जो आप काम करोगे वो रहेगा प्रेजेंट में, जो बाद में काम करोगे वो होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन आई शैल कम टू आगरा नहीं होगा, व्हेन आई कम टू आगरा, ठीक है। इसमें ये शैल आपका हट जाएगा, व्हेन आई कम टू आगरा नेक्स्ट वीक आई शैल स्टे एट द ताज होटल। बात समझ में आ रही, जब आपके पास दो पास्ट थे तो जो पहले पास्ट हुआ वो पास्ट परफेक्ट बन गया था। इसी तरह से जब दो प्रेजेंट, दो सेंस आपका फ्यूचर का आ रहा हो, तो जो पहला होगा आप कहोगे पहले उसको कर तो लो, पहले आगरा पहुंच तो जाओ, फिर फ्यूचर में ताज होटल देख लेना, ठीक है, फिर फ्यूचर में ताज होटल में रुक लेना। तो पहला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट में, और अगला सेंटेंस कैसा हो जाएगा, फ्यूचर में। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ही विल बी रेडी आई शैल ऑल्सो टेक हिम अलोंग विद मी। अब देखो ये पढ़ने में कई बार क्या होता है, हम लोग को जब दो फ्यूचर सेंटेंसेस दिखते हैं पढ़ने में तो उनमें गलती नहीं दिखती है, बट गलती रहती है। मैंने आपको जो अभी सिखाया कि दो फ्यूचर में सेंटेंसेस होंगे तो जो काम पहले होगा वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में, और उसके बाद आएगा फ्यूचर। पहले आपको उस काम को करके देखना है, फिर वो फ्यूचर में जाएगा। तो वही चीज हम कहेंगे कि इफ ही विल बी रेडी आई शैल ऑल्सो टेक हिम अलोंग विद मी। तो अगर वो रेडी होगा तो यहाँ पर विल बी वगैरह नहीं होगा, इफ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ ही इज रेडी, या इफ ही रेडी तो नहीं हो सकता, तो इफ ही इज रेडी आई शैल ऑल्सो टेक हिम अलोंग विद मी। तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में आ जाएगी, फर्स्ट पार्ट में एरर आपकी आ जाएगी। इफ ही इज रेडी आई शैल ऑल्सो टेक हिम अलोंग विद मी। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, डू यू डाउटेड अबाउट। तो यहाँ पर ही आपको एरर पता है कि डू है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई है सब्जेक्ट से पहले, तो डाउटेड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको एरर पता चल गई तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाई वेस्ट मेजॉरिटी। वेस्ट मेजॉरिटी मतलब बहुत सारी मेजॉरिटी के द्वारा सपोर्ट करी गई थी किसकी बातें, इंक्रीज्ड वर। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ वर, वर किसके लिए यूज हुआ है, तो आप कहोगे द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर। तो ये जो वर यूज हुआ है, ये वर यूज हुआ है किसके लिए, आपका जो सब्जेक्ट था यानी कि रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के लिए ये वर यूज हुआ है। तो रिक्वेस्ट आपका कैसे है, क्या रिक्वेस्ट के लिए वर यूज होना चाहिए, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर यूज होना चाहिए वॉज, द रिक्वेस्ट वॉज, है ना, रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज होगा, वॉज। तो रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड was supported by वेस्ट मेजॉरिटी।
कई बार क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो बहुत सिंपल होता है, आपको सेंटेंस में एरर नहीं दिखेगी क्योंकि बीच में बहुत सारी लाइनें एक्स्ट्रा ऐड करी जाएंगी ताकि आपका जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का एग्रीमेंट है वो आपको दिखे ही नहीं। इस पे मैं एक एक्स्ट्रा क्लास बनाऊंगा ताकि आपको इस तरह की चीजों की बहुत सारी अच्छे से मैं प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट है वो आपको पकड़ में आना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एरर किस में होगी, वर्ब में, वर्ब रॉन्ग हो जाएगा, ये पार्ट में एरर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पब्लिशर सेज, पब्लिशर कहता है, क्या कहता है, दैट देयर इज, अब ये इज किसके लिए यूज हो रहा है, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यहाँ पर देखो क्या है, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो देयर इज नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर आर। वहां पर बात किसके बारे में करी जा रही है, बात किसके बारे में करी जा रही है, बात करी जा रही है इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जिन्हें अटेंड करना है बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। किसी बुक को प्रिंट करने के बारे में बात करी जा रही है और पब्लिशर क्या कहता है, दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो बहुत सारी अगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं तो उनमें क्या करना है, उन पे आपको अटेंड करना है, उनको देखना है। देयर आर यूज होगा, इज नहीं यूज होगा, आर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारी है, बहुत सारा है, मतलब प्लूरल में है, तो यहाँ पर वर्ब आपकी कैसी यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसके आगे देखो, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars। यहाँ पर भी सेंटेंस कैसा है, 2 bars। ये किसके लिए यूज हो रहा है, इसके साथ इज आया है, तो देयर आर 2 bars। ठीक है, जब भी ये देयर यूज होता है इसके बाद ही आपको चीजें आती हैं समझ में। जस्ट आउटसाइड द होटल आर 2 bars। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर 2 bars हो जाएगा, इज 2 bar नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर चीजें समझ में आपको आ रही होंगी कि जो सब्जेक्ट है जरूरी नहीं है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आए। कई बार इस तरह के सेंटेंसेस हैं आपको दिख रहे हैं जिसमें अगर आप सेंस लगा पाओगे तो आपको चीजें करेक्ट वे में समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अप्रॉक्स 30 एरर्स को देखा जिनमें से ज्यादातर वर्ब पे बेस्ड थी। आज हम लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करी है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग वे में कि कैसे हम लोग वर्ब को सीखें वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर से बहुत सारी नॉलेज हम लोग सीखेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी, जो कंटेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। इंग्लिश में जो चीजें हैं वो कुछ ऐसी ही हैं, आप जब तक उनको रिलेट नहीं करोगे आपस में वो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, आप चीजों को भूलने लगोगे। इस वजह से मैं कोशिश अपनी तरफ से यही कर रहा हूँ कि आपको जो भी कंटेंट दूं वो कैसा हो, बहुत सारा आपस में कनेक्टेड हो और साथ ही साथ उनको याद करने का भी तरीका मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।